आई थिंक नहीं रहेगा तो भी ठीक है, आवाज़ मेरी पहुँचेगी। हाँ पहुँचेगी सर। बंद कर दिया जाए? ठीक है, चलिए। आज आप एक ऐसा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं जिसकी रिसर्च 200 साल से चल रही थी। तो 200 साल से रिसर्च ये चल रही थी कि ह्यूमन बॉडी हेल्दी है तो क्यों है और बीमार है तो क्यों है। ये रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच। जब ये रिसर्च कंप्लीट हुई तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने। ये डॉक्टर विजय भटकर एक सुपर साइंटिस्ट है, ये भारत रत्न है। इन्होंने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा था। इनकी वैल्यू इंडिया में उतनी है जितनी वैल्यू इंडिया में अब्दुल कलाम जी की है, यानी कि भारत की महान हस्ती है। इन्होंने इस मॉलिक्यूल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया अभियान के लिए इस मॉलिक्यूल को पूरे एशिया के लिए मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि बाहर की कंपनी यहाँ आकर महंगा नहीं बेच सके। इस हेल्दी इंडिया अभियान में इनके साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश पाटिल, जो एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथलर है, जहाँ पर बाईपास वगैरह ऑपरेशन होते हैं। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 60,000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लेने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। ये 60,000 क्लिनिकल ट्रायल खुद के हॉस्पिटल के नहीं है, बल्कि शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल और बिरला गोकुल हॉस्पिटल के हैं। ये ट्रायल में पता ये चला है कि 39 केस के ब्लॉकेज निकल चुके हैं, कई सोरियासिस के मरीज ठीक हो चुके हैं, जोड़ों के दर्द के मरीज, ब्रेन के मरीज, पैरालाइज के मरीज, जख्म के मरीज, अल्सर के मरीज, ऐसे बहुत सारी बीमारियों के मरीज ठीक हो चुके हैं। जबकि ये रिसर्च इन्होंने इसलिए की कि ये ऐसे इंसान है डॉक्टर रमेश पाटिल, जिन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान 25 साल से मेडिकल प्रैक्टिस करके काफ़ी पैसे कमाए, पूर्वजों की जायदाद काफ़ी इनके पास है। तो इनका भी इंटेंशन है हेल्दी इंडिया, इसलिए इन्होंने खुद को इस प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के पहले रिसर्च किया। इनका अभियान ये है कि हर इंसान तक ये कंसेप्ट पहुँचे और लोगों को एक सस्ते दाम में एक अच्छा इलाज मिले, इसीलिए इस कंसेप्ट को किया। अभी हम देखेंगे आज कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य के बारे में इसने एक व्याख्या दी है। क्या है व्याख्या? फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन है, लेकिन मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, आप मेंटली स्वस्थ है कि नहीं, ये जानने के लिए दुनिया में कोई मशीन नहीं है। हर बीमारी के पीछे मानसिक स्थिति जवाबदार होती है, इसलिए मेडिकली जो भी बीमारी होती है उसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। अगर आपका शरीर बीमार है तो आपका मन भी जरूर बीमार है, मन का कोई हिस्सा कोई तरीके से बीमार है। और अगर आपका मन बीमार होगा तो उसका असर आपके शरीर के कोई हिस्से पे जरूर गिरेगा। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी 100 किलो वजन उठाकर चल सकता है। एक आदमी 100 किलो वजन उठा के चल सकता है, उसके सिर पे अभी चलेगा। एक आदमी अगर 100 किलो वजन उठा के चल सकता है और उसके सिर पे 400 किलो अगर वजन रख दो तो बैठ जाएगा, यानी कि बोझा। जिसके सिर पे बोझा होता है उसको लकवा होता है। मेरे पास एक 67 ईयर के मरीज आए थे, मेरे पास आने के 2.5 साल पहले उनको लकवा हुआ था। ये रहने सकते हैं, ये बस वो वाला नहीं लगेगा, आप सुनिए। मेरे पास एक मरीज आए थे 67 ईयर के, जिनको मेरे पास आने के 2.5 ईयर पहले, आवाज आ रही है पीछे तक, 2.5 साल पहले मेरे पास आने के 2.5 साल पहले लकवा हुआ था। हमने उनको पूछा आपके सिर पे जरूर कोई बोझा होगा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आज से मैं आपकी 8वीं पीढ़ी समझ दो। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना काम चालू रखता हूँ।
इंक्वायरी करने पे पता चला पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, दूसरा लड़का 40 साल का कुछ नहीं करता था, तीसरा लड़का 37 ईयर का 6 महीने पहले बिजनेस में आया था, 3 बोझा। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, बच्चे अगर कमाते नहीं है, होनहार नहीं है, तो वो बोझा है। और सेम घटना हुई थी धीरूभाई अंबानी के साथ। गुजर जाने के 13 साल पहले लकवा हुआ, गुजर जाने के 14 साल पहले पैसा कमाया, यानी कि पहले साल इतना पैसा कमा लिया कि उनको डाउट हो गया कि ये मेरे दोनों बच्चे इसको संभाल पाएंगे कि नहीं। होनहार और काबिल ये तो बाद में पता चला कि वो है, लेकिन उस वक्त वो बोझा था। माँ बाप अगर अपने बच्चे को बोझा समझते हैं तो डेफिनेटली असर माँ बाप के शरीर पे गिरनी है। जिसके अंदर भय होता है उसका घुटना खराब होता है। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी जी, जिनका ऑपरेशन दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर ने किया है, लेकिन आज भी वो चल नहीं सकते हैं। तो इसी तरह मानसिक स्थिति बहुत जवाबदार है। जिसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है, पैसा है तो चले जाने का डर, नहीं है तो नहीं आने का डर, उसको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होती है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो हर बीमारी के पीछे हमारी मानसिक स्थिति जवाबदार है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप खुद सोचिए कि आपको कौन सी मानसिक स्थिति तकलीफ दे रही है। आप खुद के डॉक्टर खुद बन के वो ढूंढ लीजिए आपको रोज 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 पीड़ा देने वाली मन की कौन सी स्थिति है, और उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करिए। आपकी बीमारी में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ का बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो क्या मुझे खुशी होती है? बिल्कुल नहीं होती। उल्टा हमारे उनके रिश्ते बिगड़ते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं। जबकि होना ये चाहिए, आप क्या सोचते हो, अरे इसने बिल्डिंग बना ली, मेरे साथ पढ़ता था, पिछली बेंच में बैठता था, इसका होमवर्क मैं करके देता था, अक्सर ये पिछले नंबर से पास होता था और मैं अगले नंबर से पास होता था। यही सोचते हैं ना। बल्कि उसके अंदर जो खासियत है, आप भले उनसे होशियार हो, लेकिन उसके अंदर वो खासियत है कि वो इमारत खड़ी कर सकता है। अगर उसके टच में रह के वो खासियत आप ले लेते तो आप 4 इमारत खड़ी कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उससे होशियार हो, लेकिन आप उसकी कामयाबी से जलते हो, आप उसकी कामयाबी से दूर भागते हो। हमेशा सक्सेस होना है तो कामयाब इंसान के पास आइए। अगर आप ज़्यादा होशियार हैं तो उसकी होशियारी ले लो, आपको ज़्यादा होशियार हो तो 4 गुना काम कर पाओगे। अगर मेरे पड़ोसी को गाड़ी आती है तो मैं क्या सोचता हूँ, इसको कैसे गाड़ी आ गई? जरूर गलत काम किया रहेगा। लेकिन आपको गाड़ी आ गई तो उसको तकलीफ। आप ये सोचिए, इसने गाड़ी ली, चलिए मैं भी गाड़ी लूँगा, मुझे ये प्रेरणा मिलनी चाहिए उससे, मेरे लिए मिसाल होना चाहिए कि इसने गाड़ी ली, मेहनत करता है, चलो मैं भी मेहनत करता हूँ। ये मेंटालिटी होगी तो एक समाज में परिवर्तन आता है और हर इंसान को आगे बढ़ने का एक जोश मिलता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं बीमारी के बारे में? अगर किसी को हार्ट अटैक आया, हम सोचते रहे हार्ट अटैक आएगा तो। कैंसर के बारे में सुना, अरे कैंसर होगा तो, लकवा होगा तो। कितनी हिम्मत है ऐसा सोचने की? कभी आप अपने प्रति सोच लेते हो कि आपको बीमारियां हो सकती हैं, और किसी का पैसा देख के सोचते हो हमको नहीं आ सकता है। बदल दो विचार। पैसा, गाड़ी, बंगलो आपको आ सकता है, बीमारी आपको नहीं आ सकती। ये सोच को बदल दो। अगर सोच बदलेगी तो जीवन बदल जाता है। ये 101% पक्की बात है। बार बार बीमारी के बारे में सोचोगे तो जो बीमारी नहीं है वो आपकी सोच की वजह से आपके अंदर पैदा हो सकती है। अगर आपको विचार आता है कि आपको लकवा होगा तो आप 100 बार विचार कर लो, मुझको लकवा नहीं हो सकता है। जो भी विचार आता है नेगेटिव, एक बार आया तो उसे अनेक बार आप उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दो। आप देखिए आपके अंदर हार्मोनल चेंज, केमिकल चेंज, बहुत सारे चेंज शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल फॉर्मूला है। आज हम कौन सी परिस्थिति में जीते हैं? पोल्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन। हम सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? हवा। कितनी बार लेते हैं? कम से कम 21,600 बार हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं कम से कम।
पर डे जो पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड है। हवा के बाद अगर हमारे शरीर को कोई चीज़ ज़्यादा लगती है तो वो है पानी, 3 से 5 लीटर, जो अच्छा नहीं होता है। कैसा पानी मिलता है? बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। खाना भी हर जगह केमिकल वाला है, उसके बावजूद ये खाना शब्द में ही एक गड़बड़ है, खा ना। लेकिन हम शादी में गए, कहीं गए, खा, जबकि गए थे खाना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खा। गड़बड़ है ना? खाना पराया, पेट अपना है, तो सोच समझ के खाना है, नहीं तो गड़बड़ होगी। इसलिए हिंदी के जितने भी शब्दों के पीछे ना लगता है उसमें आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। बैठना, कितनी देर बैठोगे? चलना, कितनी देर चलोगे? दौड़ना, देखना, उछलना, कूदना, मरना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे बुजुर्गों ने इंग्लिश में जिसे डिस्पेंसरी कहते हैं, हिंदी में उसे दवा खाना कहते हैं। दवा खाना। जब बुजुर्गों ने इतनी बड़ी सिस्टम परंपरा बनाई है कि कहा है दवा मत खाना, दवा खाना का मतलब है दवा नहीं खाना, तो क्यों फिर ऐसी दवाइयों के पीछे दौड़ा जाए? हम उस सिस्टम को, उस परंपरा को सीखे जहाँ दवा खाने की नौबत नहीं आए, और हमारे पूर्वजों ने जो नाम दिया था डिस्पेंसरी को दवा खाना, उसको हम कायम बना दें। तो ये फूड हर जगह पोल्यूटेड है, कहीं कलर है, कहीं केमिकल है। दिल्ली में एक कंपनी 13 साल से शुद्ध घी बनाती थी, 13 साल से शुद्ध घी बनाती थी जानवरों की हड्डी से। वो सब हम खा चुके हैं और हम लोग वेजिटेरियन। इतनी खुशी की बात है। पेस्टिसाइड या केमिकल, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, गुटखा, स्मोकिंग करते हैं, लेजी लाइफस्टाइल है, और यह है टेंशन और तनाव। स्ट्रेस और टेंशन अलग चीज है। टेंशन यानी कि तनाव के लिए कारण होता है कि आपके 2 लाख नहीं आ रहे तो टेंशन है, आ गए फिर क्या, खत्म ना। लेकिन तनाव एक ऐसी चीज है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, हर मोड़ पे न चाहते हुए भी हर इंसान के अंदर वो चलती है। जैसे कि यहाँ से आप बाहर निकले, आपको चाहिए ऑटो, आपने ऑटो वाले को हाथ बताया, उसने मना कर दिया, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप अंदर दुखी हो जाते हो। फिर रिक्शा मिल गई, ट्रैफिक में रुक गई, आपके अंदर एक हलचल हो रही है, आप दुखी हो रहे हो, सादी बातों में कुछ हो रहा है अंदर। 2 आदमी बात करते तभी भी ऐसा होता है। रिक्शा पहुंच गए स्टेशन पे, आप रिक्शा वाले को पैसा दे रहे हो, वो जल्दी छूटा नहीं दे रहा, ढूंढ रहा है इधर उधर, तो आपके अंदर एक हलचल हो रही है। आप इम्पेशंस हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, फिर उसने पैसा दे दिया। अब आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है, ब्रिज चढ़ के आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, भीड़ बहुत है। आप क्या सोचते हो, कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता। और वही बात आपके पीछे वाला सोच रहा है, कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता, है कि नहीं? जैसे कि सब लोग चलना भूल गए, हमको अकेले को आता है। तो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक धारा चलती है, अपने आप को हर क्षण एकदम ढीला, अंदर से ऊपर से चुस्त एक रिदम में रखना चाहिए, उसको कहते हैं धारा। ये धारा अगर नहीं टूटेगी तो धारा धारा नहीं रहकर राधा बन जाती है, यानी कि रिदम, मजा, आनंद, मस्ती। जिंदगी मिली है हर क्षण अच्छे से जीने के लिए, लेकिन हम हर क्षण में स्ट्रेस में आके अपने आप को दुखी करते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं, बहस करते हैं, बहुत कुछ होता है, तब जाके जीवन में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो ऐसे तनाव से मुक्त रहना है, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। और उससे भी बड़ी समस्या है सुपर बग, यानी कि वायरस। आज वायरस और दवाई की दौड़ में वायरस जीत गया है, दवाई हार गई है। आज इंसान उस मुकाम पे है कि एमडी डॉक्टर के लिए भी ये समस्या है कि कौन सी दवाई कौन से वायरस में दी जाए। इन सब हालातों की असर हमारे शरीर पर गिरती है, जिसको मेडिकल भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस
सेल्यूलर लेवल पर होता है। हमारी बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है और एक शरीर का निर्माण होता है। अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीवर सेल पे होगा तो लीवर की बीमारी, किडनी सेल पे होगा तो किडनी बीमारी, ब्रेन सेल पे होगा तो ब्रेन की बीमारी, इस तरह बीमारियां पैदा होती हैं। अक्सर देखा गया है कि आम आदमी की जिंदगी की कमाई का 40% हिस्सा डॉक्टरों के पीछे चले जाता है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत की कमाई व्हाइट कोट वाला ले जाए या काला कोट वाला ले जाए। ये कोट का चक्कर बहुत भारी है। ये देख रहे हो हेल्दी फैमिली, यस यस, लेकिन ये हेल्दी नहीं, ये हैप्पी फैमिली है। इसको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। मोटापा हेल्थ नहीं होता। ये है कार, गाड़ी, जिसकी हम बहुत चिंता करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, धुलाई करते हैं, टिप टॉप करते हैं। कार की चिंता करनी चाहिए, इसलिए कि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की गाड़ी आती है। लेकिन ये शरीर, इसकी क्या है कीमत, आप बताइए। इसकी कीमत हजारों गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसकी कीमत यह है कि पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा इसको तोलने के लिए। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें अद्भुत खजाना ये शरीर ही दिया है, जिसकी कीमत समझनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी दौड़ है धनसुख भाई, धनसुख भाई यानी पैसा, हमारी दौड़ है। पैसा आया तो दौड़ है मनसुख भाई, मनसुख भाई के मन के सुख के लिए दौड़ते हैं। क्या कभी आप तनसुख भाई के लिए दौड़ते हो? आज आप तनसुख भाई के लिए दौड़ के यहाँ आए हो। शांति से बैठना है, सुनना है, समझना है, बुद्धि से निर्णय लेना है और जीवन में उतारना है। मैं कहूँगा आपका तनसुख भाई बदल जाएगा, ये शरीर बदलेगा। तो ऐसा ये कीमती शरीर है, ऐसा ये कीमती शरीर, अद्भुत शरीर है। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आपको दिखता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो दिखता है, बैंक बैलेंस घटता है तो दिखता है। लेकिन हमारे शरीर का बैलेंस उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ घटता है और घटता ही जाता है। इस घटे हुए बैलेंस को फिर से रिफिल करने के लिए धन्वंतरी लाया है इम्यूरिज। ये इम्यूरिज बहुत ही कम और मामूली दाम की दवा, ये करोड़ों की संपत्ति को रिफिल करके देता है, करोड़ों की संपत्ति को रिफिल करके देता है। यानी इसका मोल लगाना अगर अलग ढंग से सोचो तो बहुत मुश्किल काम है। ये है इम्यूरिज। बॉडी का बैलेंस फिर से रिफिल होगा। क्या है बॉडी का बैलेंस? हमारे बॉडी में 90 तत्व मेन होते हैं। जो कम होते हैं उसी को कहते हैं कि करोड़ों की जायदाद का नुकसान शरीर में हो रहा है, उसको फिर से रिफिल करना है। वो 90 तत्व हमको सिर्फ इम्यूरिज से ही मिल सकता है। तो क्या है ये इम्यूरिज? अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा जब जन्म लेता है और माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध में से बच्चे को 90 तत्व मिलते हैं। उस 90 तत्व से शरीर का विकास होता है, शरीर हेल्दी रहता है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है और इंसान जब तक जिंदा है, ये 90 तत्व अगर चलेंगे तो जब तक जिंदा है वो बीमार नहीं गिर सकता है। लेकिन ऐसा 10 लाख में से 1 के साथ होता है, बाकी के साथ नहीं। अक्सर हर इंसान का ये 90 में का कोई ना कोई तत्व एक उम्र के साथ घटते जाता है। बच्चे को पीछे ले जाके अच्छा रहेगा। एक उम्र के साथ ये 90 में के कई तत्व घटते जाते हैं और उसकी वजह से जब बीमारी होती है तो हमें फिर से वही तत्व चाहिए। 90 में के जो तत्व कम हुए हैं वही तत्व हमें कोई भी प्रति की दवाई से नहीं मिल सकता है। ये आपको आयुर्वेद से मिलेगा, होम्योपैथी से, यूनानी से, खाने की चीज से, फूड
कहीं से नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ से मिलता है? यही रिसर्च 200 साल से चलती थी। तो साइंस को पता चला गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 तत्व होते हैं, 90 मॉलिक्यूल होते हैं, 90 तत्व होते हैं। और मनुष्य शरीर में है उससे 4 गुना पावरफुल होते हैं, 4 गुना पावरफुल होते हैं। और ये दवाई बनी है पहले 16 घंटे के दूध में से 90 तत्व को, 90 तत्व को डिराइव करके यूनिट बनी, जिसका वर्णन 5000 साल पहले चरक सुश्रुत वाग्भट नाम के आयुर्वेद ग्रंथ में किया गया है। आयुर्वेद इसको पीयूष कहता है। पीयूष का मतलब होता है अमृत। आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी के लिए पीयूष नाम का शब्द उपयोग में नहीं लिया गया है, सिवाय कि इस गाय के पहले 3 दिन की दूध को, यानी अमृत कहा है। अमृत का मतलब ये नहीं होता है कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। अमृत का मतलब ये होता है कि एक इंसान कहीं ठीक नहीं हो रहा है और बहुत सीरियस है, उसको ये अमृत मिले तो उसके लिए संजीवनी बूटी है, वो एकदम अच्छा होगा। ये परिभाषा है। लेकिन चलो, शायद आपको आयुर्वेद ग्रंथ स्टोरी लगती हो तो मैं भी स्टोरी मान लेता हूँ, लेकिन ये तो इतिहास है 200 साल का, ये स्टोरी नहीं है। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 19वीं सदी में रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका उपयोग होता था। इटाली के डॉक्टर इसको इन्फेंट डायरिया और बच्चों की बीमारी के लिए उपयोग में लेते थे। नीचे यहाँ देखिए डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन, जिसने पोलियो की वैक्सीन ढूंढी, इसी आदमी ने सबसे पहले ढूंढा था कि इस गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर पोलियो का एंटीडोट है। चले आगे। अभी ठीक है आवाज? वेरी गुड। ये बढ़िया है, उसमें थोड़ी वो कर आवाज आती है। हाँ, तो 200 साल से रिसर्च चल रही थी, तो ये रिसर्च आगे क्यों नहीं बढ़ी? इसका कारण है टेक्नोलॉजी का अभाव। टेक्नोलॉजी का अभाव। और ये रिसर्च चलती थी, उस दौरान एक आदमी बीच में घुस गया। हमेशा लोगों को बीच में घुसने की आदत होती है, और उस आदमी का नाम था लुईस पाश्चर, जिसने वायरस ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा, और लोगों ने दवाई ढूंढनी शुरू की। इस वायरस, बैक्टीरिया और दवाई की दौड़ में वायरस बैक्टीरिया जीत गया, दवाई हार गई। आज हम उस मुकाम पे हैं कि एमडी डॉक्टर के लिए भी ये समस्या है कि कौन से वायरस के लिए कौन सी दवाई दी जाए। लेकिन 1986 से 2006 का समय बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस 90 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये 90 मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल को उसके नाम और कार्य के साथ परफेक्टली ढूंढ लिया गया। इसीलिए लैंसेट एंड पबमेड में रेफरेंस है। ये उस लेवल पे ढूंढा है कि यहाँ बैठे हुए मैं किसी भी इंसान को पूछूंगा कि पानी में लाल कलर डालने से क्या होता है, सभी का जवाब होगा पानी लाल होता है। तो इसी तरह 90 मॉलिक्यूल उस लेवल पे ढूंढा है कि इसमें अगर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है तो प्लेटलेट बढ़ेगा ही, कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर तो कार्टिलेज ठीक होगा ही। इस तरह यानी कि पानी में लाल कलर डालने से लाल होता है। इसी तरह हर चीज को साबित की गई, इसीलिए लैंसेट और पबमेड में इसका रेफरेंस है। ये एक मेडिकल की अथॉरिटी होती है। किसी एमडी डॉक्टर को अगर आप कहते हैं कि लैंसेट पबमेड में इसका रेफरेंस है, यानी ये बहुत बड़ी बात होती है कि दुनिया में ये साबित हो चुका है, प्रूव हो चुका है, इसीलिए रेफरेंस है। एमडी डॉक्टर की जो जर्नल होती है उसमें अलग अलग बुक में आ चुका है, अलग अलग बीमारी ठीक होती है ऐसा बोलकर छपा है। ये आर्टिकल तब छप सकते हैं जब एविडेंस होगा, नहीं तो नहीं छप सकता है। जिस 90 तत्व की बात की है, कंपनी ने अपनी बुक में वो 90 तत्व पूरे लिख कर दिए हुए हैं। ये बुक 4 भाषा में उपलब्ध है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और गुजराती में।
दुनिया को जितने सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट हैं, FDA, हलाल है, GMP है, सारे सर्टिफिकेट मौजूद हैं। अब हम असली बात पे आएंगे, बहुत ध्यान से अभी समझना है। अभी तक तो एक विषय के प्रति मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था, अब असली बात होने जा रही है। ये 90 तत्व क्या है? इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। एक कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। एक बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर छोटा है, युवा है, ओल्ड है और पेड़। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है, जहां हम उसे देख भी नहीं सकते, एक दिन वो 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ग्रोथ फैक्टर के कारण। तो क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मोलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमाइनो एसिड और लेस देन 50 अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है और ये 50 से ज्यादा अमाइनो एसिड होगा तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है। ये प्रोटीन नहीं है, पेप्टाइड है, इसलिए किडनी वाले के लिए भी सेफ है। इसकी साइज क्या है? यहाँ आप देखेंगे 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर। हमारे बाल की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर। कितना छोटा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म कि ये हमारे बॉडी के सेल्स में एंटर होकर DNA को रिपेयर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का पावर हाउस होता है, जिससे हमारे सेल्स को वोल्टेज मिलता है, हाँ एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस 90 तत्व की बात की गई है ग्रोथ फैक्टर की, ये सारे ग्रोथ फैक्टर उसमें हैं। इसको हम बारी बारी देखने वाले हैं। सबसे पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, कंटिन्यू सेल्स पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। उस घटना को सेल ग्रोथ कहते हैं। सेल्स प्रोलिफरेशन, सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, घटना को अच्छी तरह होने देना, उसका नाम है सेल्स प्रोलिफरेशन। सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि एक आदमी के घुटने के सेल खराब हो रहे हैं, या लीवर के, या ब्रेन के, या किडनी के, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल्स प्रोलिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है किसने क्या बनना है। यही कहता है आप जाइए घुटने के सेल बन जाइए, आप जाइए नर्व सेल बन जाइए, आप जाइए ब्रेन सेल बन जाइए, लीवर सेल बन जाइए, जोड़ों पे बन जाइए, ऐसा कहता है। क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन वो स्टेज है जहाँ सेल्स डिसाइड नहीं है वो क्या बनेगा। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर डिसाइड करता है, लेकिन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वीक हो जाएगा एक उम्र के बाद, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तब मसल्स वीक होता है, या ऊर्जा खराब होता है, या जोड़ खराब होता है, इस तरह बीमारियां पैदा होती हैं। एंजियोजेनेसिस, प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी पैदा होती है, यानी कि जो आपकी आर्टरी है उसी में से नई आर्टरी बन सकती है। लेकिन कब बनेगी? जब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मौजूद होगा। तो अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वीक हो गया होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल्स प्रोग्राम डेथ। जब हमारे बॉडी में सेल्स पैदा होता है, उसको उसमें लिख दिया है कि कभी वो मर जाएगा। जब वक्त आता है वो सेल्फ सुसाइड कर लेता है, उस घटना को कहते हैं एपोप्टोसिस। ये एंटी एपोप्टोसिस है, यानी कि सेल्स प्रोग्राम डेथ को चेंज करता है, इसलिए इंसान की लाइफ बढ़ती है, आयुष्य बढ़ता है। तो आप एक सवाल मुझे पूछ सकते हैं कि मैं कहता हूँ आयुष्य बढ़ता है, तो आप कहोगे आयुष्य तो ईश्वर ने लिखा है, तो कैसे बढ़ेगा? सही बात है। चलिए, आज तक बुजुर्गों से हमने सुना है, जो भी पढ़ा है उसने ये नहीं कहा है कि एक आदमी 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 90 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। परंपरा से यही कहा गया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसको एक स्टॉक मिलता है, इतनी सांस ये लेने वाला है। इसीलिए कोई इंसान जब बहुत सीरियस होता है कहता है कि जल्दी आ जाइए, मिलना है, तो आखिरी सांस से चल रही है। हम ऐसा थोड़ी कहते कि मेरे 2 दिन बाकी है, 2 महीने बाकी, आखिरी सांस से चल रही है, आप आ जाइए। तो इंसान को आयुष्य सांस के रूप में मिला है। 10 करोड़ में आपको तो कितने दिन यूज करना है आपको नक्की करना है, बराबर। तो
सेल्स के अंदर क्या चेंज आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज आता है, वो प्राण शक्ति ज़्यादा खींचता है, ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है, तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से इंसान की लाइफ बढ़ती है। कछुआ 3 से 5 सांस लेने के कारण 300 से 500 साल जीता है। डॉग 1 मिनट में 40-45 सांस लेने के कारण 12-15-18 साल से ज़्यादा नहीं जीता। मनुष्य 15 लेगा तो 100 साल जिएगा। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगी तो लाइफ बढ़ेगी। आज भी ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं, ब्रीदिंग पैटर्न देख के आपको बता सकते हैं कि आपकी लाइफ आगे और कितनी बाकी है। इसके अंदर है ये जो तत्व हम देख रहे हैं ना, वो सब एक ही दवाई में है। पहले आप समझ लीजिए बात, ये एक ही दवाई के अंदर ये सारे तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो आपको लगेगा इतनी सारी दवाइयाँ हैं, कौन सी खानी है इसमें से? हाँ, एक ही दवाई में सब है। इसके अंदर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इसको हम नॉर्मल भाषा में फायर ब्रिगेड कहेंगे। जैसे कि जख्म को ये हील करता है, एक्सीडेंट हुआ, मसल डैमेज है, तो वैरायटी ऑफ सेल्स इन टिश्यू बनाता है जिससे रिपेयरिंग फास्ट होती है। हमारे पास एक किस्सा है, एक्सीडेंट में एक रिक्शा ने उसको उड़ाया, दूसरी रिक्शा पैर पे से गई, पैर की हड्डी के अनेक टुकड़े हो गए, उसका जो मसल्स है, मांस जो है पूरा चूरा चूरा हो गया। ऐसे केस में बहुत कम उम्मीद रहती है ठीक हो। आज वो आदमी चलने लगा है। डॉक्टर को ताज्जुब है उसके इतना फास्ट कैसे ठीक हुआ, क्योंकि उसको फाइब्रोब्लास्ट और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिला। यही एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास में मदद करता है। आपको पता है बहुत बार डॉक्टर लोग कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ों की सोनोग्राफी के बाद भी गर्भ का विकास नहीं हो रहा है, उस वक्त चाहिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर चाहिए, जिससे होता है। इसके अंदर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। 1990 तक इसको क्रोमेटोमेटिक नाम से जाना जाता था। 1990 के बाद इसको जाना जाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। लेकिन मुझे ये नाम ठीक नहीं लगता, शायद आपको भी ठीक नहीं लगेगा आगे सुनने के बाद। इसको कहना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर, इसको कहना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है। ये हमारे बॉडी के कोई भी पुर्जे को बना सकता है, रिडिजाइनिंग कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मसल्स की। ये मसल्स बनाता है, मसल सेल्स बनाता है। जैसे एक बीमारी होती है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिसमें मसल सेल्स खत्म होने लगते हैं, उस वक्त चाहिए IGF-1 चाहिए। कार्टिलेज, इसी का दूसरा नाम है कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर। कार्टिलेज का मतलब होता है दो जोड़ों के बीच की गादी। ऊपर वाले ने शरीर की ऐसी रचना की है, हर जोड़ के बीच एक गादी होती है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि घुटने की गादी घिस जाती है, कमर में मनका होता है ना, हाँ मनका कहते हैं ना, तो कभी कभी ओल्ड पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब मनका घिस गया। उम्र होने के बाद ये मनका भी घिस जाता है, ये मनका भी घिस जाता है, दोनों जगह ये दवाई काम होती है, क्योंकि इसमें कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है। कार्टिलेज रीजनरेट होते हैं। आज तक साइंस मानता था कार्टिलेज वापस नहीं बनता है, लेकिन इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, उसी को कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये कार्टिलेज बनाता है। बोन, ये बोन को बनाता है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है। बोन मेरो स्टिमुलेट होने से बोन मेरो में से नेचुरल स्टेम सेल प्रोड्यूस होंगे, और जो ऊर्जा खराब है उस ऊर्जा को रीडिजाइनिंग करेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। लीवर, अगर एक इंसान का लीवर पूरा खराब हो गया, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं, IGF-1 लीवर को फिर से रीडिजाइनिंग कर देगा, नया बना देगा। हमारे पास हैदराबाद में 80 साल का मरीज है जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर था, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, फैमिली में शादी की, तो लोग सोचते थे कि बुजुर्ग आदमी है, शादी करके क्या है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो ठीक है, ये दवाई खा के अच्छे हो गए, लीवर पूरा ठीक हो गया। यही लीवर का काम है 500 से ज्यादा केमिकल बनाना, 500 से ज्यादा केमिकल बनाना, और 1000 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार के कार्य लीवर करता है। ये 500 में का एक केमिकल होता है हेपेरिन। जब किसी को अटैक आता है तो डॉक्टर हेपेरिन इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन फर्दर यानी कि और आगे क्लॉट नहीं होने देगा, लेकिन अगर क्लॉट है तो उस क्लॉट को वो आर्टिफिशियल हेपेरिन निकाल नहीं सकता है। लेकिन IGF-1 लीवर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से लीवर एक केमिकल बनाता है बॉडी में हेपेरिन। जो केमिकल बॉडी में प्रोड्यूस होता है
वो ब्लॉकेज को खोलता है। इसीलिए हमारे पास एग्जांपल है 39 केस की ब्लॉकेज की हो चुके हैं। नेक्स्ट है किडनी। यूरिक एसिड निकालना ये किडनी का काम है। अगर यूरिक एसिड किडनी नहीं निकाल पाती है तो वो एंकल में या घुटने में जमा होता है और गाउट होता है। प्रॉब्लम किडनी का है, पनिशमेंट वेल को होती है। ज़ाइलोरिक नाम की दवाई खानी पड़ती है, कभी कभी 10 साल 20 साल या लाइफ टाइम खानी पड़ती है। IGF-1 लिवर को रिपेयर कर किडनी को रिपेयर करेगा, यूरिक एसिड निकलेगा और नेचुरली किडनी फंक्शन चेंज होगा। जो मरीज किडनी का जिसकी किडनी फेल हो चुकी है डायलिसिस करने जाता है, ऐसा मरीज के लिए IGF-1 किडनी को रिपेयर करने रीडिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास ऐसे बहुत मरीज ऑलरेडी हैं जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करते थे, अभी 15 दिन में 1 बार कर रहे हैं, यानी कि महीने में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, जो पहले महीने में 12 बार होता था। तो आप परसेंटेज ऑफ इंप्रूवमेंट कितना गिनेंगे? 80% पेशेंट ठीक हो चुका है अगर परसेंटेज निकालेंगे तो। फिर भले उसको 5 साल लगे ठीक होने, प्रॉब्लम क्या है? एक बार डायलिसिस के लिए 3 घंटा 4 घंटा सोना पड़ता है हॉस्पिटल में जाके, पूरा खून मशीन में जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा, और वो दिन तो उसका बेकार जाएगा पूरा, क्योंकि वीकनेस रहती है। तो अगर 5 साल की अगर ये दवाई खानी पड़े तो ठीक है कि नहीं? अच्छी बात है। तो अभी जो मरीज खा रहे हैं साल भर से खा रहे हैं, और डायलिसिस जो है हफ्ते में 3 और 15 दिन में 1 हो चुकी है, ऐसे कई मरीज हमारे पास है। आगे चल के ये भी रिपोर्ट आ जाएगा 100% किडनी ठीक होने की पक्की बात है, क्योंकि दवाई इंट्रोड्यूस होकर भी 1.5 साल तो हुआ है मार्केट में, और ऐसे बीमारी ठीक होने 6 महीने से 3 साल लगता है। कोई भी बड़ी चीज को रीजनरेट करके रीडिजाइनिंग करने का वक्त है 6 मंथ to 3 ईयर। अभी बात करेंगे नर्व, ये नर्व बनाता है, नर्व सेल्स बनाता है, फिर स्किन और लंग। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि ये पैंक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। इसलिए अगर कोई शुगर का मरीज है तो इस दवाई को चालू करने के पहले एक मेडिकल रिपोर्ट निकालें। उस रिपोर्ट का नाम है सीरम इंसुलिन टेस्ट। शुगर टेस्ट नहीं, सीरम इंसुलिन टेस्ट, यानी कि आपकी पैंक्रियास कितना इंसुलिन बनाती है ये आपको पता चलेगा। ये रिपोर्ट सुबह खाली पेट निकालना है और दोपहर को खाना खाने के 2 घंटे बाद भी निकालना है। फिर ये 2-2 गोली 3 बार शुरू की जाए, 1 महीने बाद फिर रिपोर्ट निकालिए, फिर 1 महीने बाद निकालिए, ऐसे निकालते जाइए। आगे चल के आपको पता चलेगा सीरम इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है शुगर लेवल कम आए, शुगर लेवल बढ़ भी सकता है, शायद कोई केस में, क्योंकि शुगर लेवल इंपॉर्टेंट है। जब आप चेकिंग कराने जाते हो उसके 2 दिन पहले की आपकी रूटीन, आपने कितना नींद लिया, कितना श्रम किया, क्या खाया, मानसिक स्थिति क्या थी, 15 दिन बाद चेक करा जाओगे उसके 2 दिन पहले की ये सब कंडीशन क्या है, उसके ऊपर आधारित है। लेकिन इंसुलिन उसके ऊपर आधारित नहीं है। एक डॉक्टर कैसे बताता है एक मरीज को कि आपको 1-1.5 साल बाद डायबिटीज होगा? यही सीरम इंसुलिन टेस्ट। सीरम इंसुलिन जितना होना चाहिए उससे कम प्रोड्यूस होगा तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 साल बाद डायबिटीज होगी। तो यहाँ सीरम इंसुलिन बढ़ता है तो 3 से 6 महीना लगता है शुगर लेवल कम आने। तो पेशेंट को पेशेंस चाहिए, यानी कि धीरज चाहिए। कहते हैं ना धीरज के फल मीठे, है ना, धीरज के फल मीठे। मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, बहुत मीठा फ्रूट होता है। हम देखिएगा कोई फ्रूट वाला धीरज हो। तो इस तरह एक हर घटना होने की सिस्टम है कुदरत में। कोई भी बीमारी यूं ही नहीं पैदा होती है। घुटना घिसने को 10 साल लगता है पहला स्टेज, और 2-3 साल बाद दूसरा स्टेज, और 5-6 साल बाद तीसरा स्टेज। वाजपेयी जी की बिरादरी में आने के लिए 17 से 18 साल लगता है। ब्लॉकेज 10 साल लगता है। किडनी यूं ही नहीं खराब होती है, बरसों की प्रक्रिया है। हमेशा बीमारी होने का वक्त लंबा होता है, सही इलाज मिले तो ठीक होने का वक्त छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक फैक्टर 1, इसका नाम ठीक नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ, इसका नाम कुछ अलग ही होना चाहिए। ये बहुत कुछ करता है, ये क्रिएटर है बॉडी का। ये IGF-1 बच्चों में कम बनता है तो हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा कम बनेगा तो ड्वार्फ होते हैं, जिसको हम बोना या जोकर कहते हैं। और ये IGF-1 ज्यादा बनेगा
तो एक महामानव बन जाता है, जैसे कि खाली 7.5 फुट 7 फुट का आदमी बन जाता है। ये 9 सेल्स और 9 ग्रोथ में हेल्प करता है। ये डीएनए को सिंथेसाइज करता है और डीएनए को रिपेयर करता है। अगर फादर मदर को डायबिटीज है तो 99% चांस है कि बच्चे को शुगर आएगा, और शुगर आता है 20-25 साल के बाद हेरिडिटी वाला शुगर आने का चांस रहता है। उसको शुगर आने के पहले इस दवाई को शुरू किया जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, डीएनए में चेंज आएगा, तो वो बच्चा आने वाली हेरिडिटरी बीमारी से जरूर बच सकता है। इंसुलिन लाइक फैक्टर 2 नाम का तत्व इस दवाई में है, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये बॉडी में इंसुलिन जैसा बिहेव करता है और इंसुलिन लाइक फैक्टर 1 पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। इस तरह शुगर लेवल काबू में आता है। हमारे पास बॉम्बे में बोरीवली में एक मरीज है जिसका नाम है नीलेश शाह। ये शेयर बाजार का बहुत बड़ा व्यापारी है। उसको 13 साल से इंसुलिन लेना पड़ता था और पिछले कुछ साल से उसको हो गया था माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी कि ये लेफ्ट आर्म की पलके शटर डाउन हो जाता था, फिर खोलो फिर गिर जाता था। माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो चुका है, इंसुलिन छूट चुका है, सिंपल गोली खा रहे हैं। इस बार मैंगो की सीजन में पहली बार मैंगो खाई है। यहाँ खड़े रह के मैं जो बोलता हूँ ना, ये 200% मैं सत्य बोलता हूँ। अगर आप कोई बीमारी के बारे में पूछेंगे और उसका एग्जाम्पल मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं कहूँगा मेरे पास नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन मैं थियरी को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे ये तत्व ये बीमारी में काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे क्लिनिक पे 2 डिक्शनरी है। कोई कहते हैं ये दवाई कौन सी बीमारी पे काम करती है, मैं कहता हूँ ये 2 डिक्शनरी है, हर पन्ने पे 15 बीमारी है, इतनी मोटी मोटी ये सभी बीमारी पे दवाई काम कर सकती है। तो जरूरी नहीं कि मैं सारे एग्जाम्पल आपको दे पाऊँ। वक्त लगेगा हर बीमारी के मरीज इसको यूज करें, क्योंकि इसकी थियरी समझते जाइए तो आपको आइडिया आएगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, खुद ही टॉपिक। इसके अंदर 9 ग्रोथ फैक्टर है। आपकी जानकारी के लिए नॉलेज पहले दूंगा फिर इस पे चलेंगे। आने वाला वक्त ग्रोथ फैक्टर का है, जिसको 5th जनरेशन मेडिसिन कहते हैं। साइंटिस्टों ने ढूंढ लिया है जानवर के ब्लड में से, इंसान के ब्लड में से या जानवर के मांस में से ये सारे तत्व बनाने शुरू हो चुके हैं। जापानीज साइंटिस्ट ने 9 ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन बनाया। ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से 1 मिलीग्राम 9 ग्रोथ फैक्टर बनता है। उतना हमें इम्यूनिट में से कैसे मिलेगा? 300 ग्राम की एक इम्यूनिट गोली के अंदर 11.5% 9 ग्रोथ फैक्टर है, 20 गोली से उतना मिलेगा। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। शायद ही कोई नर्वस सिस्टम की बीमारी ठीक होती है, जैसे कि पार्किंसन, न्यूरालजिया, अल्जाइमर, मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी बहुत बीमारियां हैं नर्वस सिस्टम की। वो सारी बीमारी पे अद्भुत काम करता है। पैरालाइज का कोई मरीज आपको मिल जाए, इमीडिएट शुरू करिए। जैसे ही पैरालाइज हुआ है 1.25 से 1.5 महीने में वो 99.99% ठीक होगा, ऐसा एग्जाम्पल है। पुराना पैरालाइज है, थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, धीरज के फल खाने के मीठे वाला। ये 9 ग्रोथ फैक्टर हमारे ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहता है। हार्मोन्स वो केमिकल है जो बॉडी में हार्मोनी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इंसान जब बेनिफिट रहता है और इससे मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगा, एनालिसिस पावर बढ़ेगा, बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी। इस तरह है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। मेरे पास आज का पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स। यस सर, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स पेपर आज का ले लीजिए। उसमें लिखा है डेंगू के बारे में। ये डेंगू फैलना शुरू हो चुका है, यहाँ यूपी की बात है। आज का पेपर है, आज देख लीजिए। उसमें डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है। प्लेटलेट काउंट होने चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख, जो बढ़ाने के लिए कोई दवाई है नहीं। इम्यूनिट 4 गोली 4 बार खाई जाए, 5वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा।
यानी पेशेंट से 7वें 8वें दिन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। 1000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुगर वाले हैं सीरम इंसुलिन निकाल के काम करें, हर चीज के रिपोर्ट निकाल के इसको शुरू कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद साइंटिस्ट बनिए, हर इंसान साइंटिस्ट बन सकता है। उसके लिए मेरा फायदा क्या है वो तो मैं देख सकता हूँ कि नहीं, और वो देखने का एक जरिया है, एक तरीका है, उस तरीके को अमल में रखना है, उतना ही करना है। इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, ये दोनों तत्व हमारी GI ट्रैक्ट यानी कि हमारे पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी इंसान को नहीं होती है, और है तो ये तत्व मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। बताओ अभी हम इसके दूसरे सेक्शन के बारे में देखेंगे। इसका दूसरा सेक्शन है ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है। यहाँ बैठे हुए हर इंसान के शरीर में वो क्षमता है कि आपका शरीर कोई भी वायरस को बीट कर सकता है, फिर भी एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, इसलिए कि हमारे बॉडी के जो हथियार है वायरस के सामने लड़ने वाले वो वीक हो चुके हैं। कौन से हथियार है? लिपोकाइन, टी सेल, एंटीबॉडी, टी सेल, किलर सेल, ये हमारे बॉडी के हथियार हैं जो वायरस से लड़ते हैं। ये क्यों वीक हुए हैं? हमारे बॉडी में एक तत्व है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये वीक हो जाता है। ये प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड का काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपर निकालना, उसको किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आया तो मार देना। इस तरह हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म चलती है और हम सभी वायरस से लड़ सकते हैं और हम तंदुरुस्त रहते हैं। अगर किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है तो आपको होगा, ये जरूरत नहीं है। आपकी डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है तो आपको नहीं होगा। डेंगू है आपको नहीं होगा, कोई फीवर है दूसरे को आपको नहीं होगा। आपकी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।